नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये आपकी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो टेरिटरी जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है किसी भी कंट्री की। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो जो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है या पॉलिटिकल बॉर्डर है जो भी हमारे कंट्री का, वो इंक्लूड होगा। ठीक है, मतलब सारा लैंड का जो बॉर्डर है, पूरा जो लैंड है ये इंडिया का, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता ही आता है। उसके बाद में एक और क्या चीज़ आती है, देखो इस मैप को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये एरो सभी को दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसमें यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें देखो क्या इंक्लूड है, इसमें कुछ सी बाउंड्री भी इंक्लूड है, कुछ पानी का भी हिस्सा है, कुछ पानी का भी ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर आता है, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसको हम भारत ही बोलेंगे क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है। देखो ये सबको दिखाई दे रहा होगा, ये इस साइड अरेबियन सी है, अरेबियन सी के ये देखो ये वाला कुछ हिस्सा जो है, ये वाला, ये भारत के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से ये नीचे इंडियन ओशन में ये वाला हिस्सा, ये भी इंडिया के अंतर्गत आएगा। और इधर से बे ऑफ बंगाल के इधर ये वाला हिस्सा भी भारत के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। इतने बड़े लैंड के बाद में भी कुछ पानी का हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है। तो भारत की जो पूरी सीमा रेखा है वो लैंड प्लस ये वाटर दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितना पानी है जो कि हमारी सीमा रेखा के अंदर आता है। देखो ये सब हम जानते हैं कि जो भी लैंड होती है, जो भी ज़मीन होती है, उसका मेज़रमेंट हम किलोमीटर्स में करते हैं। ठीक है, लेकिन पानी का मेज़रमेंट हम करते हैं नॉटिकल माइल्स में। ओके, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है ये तीनों तरफ सी में, इधर भी और इधर भी, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है वो भारत की टेरिटरी या भारत के बॉर्डर के अंतर्गत आता है। एक नॉटिकल माइल होता है 1.85 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भारत की ये हमारी पूरी ज़मीन ख़त्म हो रही है, इसके बाद में भी जो 22 किलोमीटर तक का हिस्सा है वो भारत की टेरिटरी है, वो भारत की वाटर टेरिटरी है। वो जो वाटर है वो इंडिया का ही पार्ट है। ओके, इस 12 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स के बाद में ये वाला जो हिस्सा है जिसे मैंने रेड एरो से शो कर रखा है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, ये देखो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये तो कम्प्लीटली इंडिया की टेरिटरी है। बट आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स जो मैंने ये रेड वाले एरो से शो कर रखा है, ये जो है ये इंडिया की बाउंड्री नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर बॉडी है ये। अगर यहाँ पे हमें कुछ विशेष तरीके की एक्टिविटी करनी होगी तो पहले हमें उसके लिए परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। देखो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है। इंडिया का ये जो पूरा लैंड तो है ही है, साथ ही साथ अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इन वाटर इज़ इंक्लूडेड इन इंडियाज़ टेरिटरी। ओके, इसके साथ में पॉलिटिकल फ्रंटियर के साथ ही साथ में डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है, ये चीज़ देखो। पहले तुम एक बार पिक्चर से देख लो तो तुम्हें समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। ये आपको एयर इंडिया का एक एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको एक शिप भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे शिप्स या ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि ऑन या ऑपरेटेड किए जाते हैं एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट हमारे लिए कौन होगा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन होगा, एक इंडियन, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। ठीक है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा रहे हैं, लेकिन अगर उनका ऑनर इंडियन है, ठीक है, वो किसी इंडियन द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, चलो
और इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो ये यहाँ पे एयर इंडिया का एक प्लेन है, ठीक है, जो कि रशिया और जापान के बीच में ऑपरेट हो रहा है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्यों है? बिकॉज देखो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी प्लेन या कोई भी शिप है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेट कर रहा है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसका ऑपरेशन और उसका ऑनर कौन होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए, ठीक है। एयर इंडिया के ऑनर कौन है? टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा जी, ठीक है। तो ये चाहे अब ये एयर इंडिया का ये प्लेन दुनिया के किसी भी कोने में उड़े, ये क्या कहलाएगा? भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई प्लेन है उसे ऑपरेट कौन कर रहा है? सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ उड़ रहा है? बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, बल्कि किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? सिंगापुर की। क्योंकि देखो उसके ऑनर कौन होंगे? कोई ना कोई सिंगापुर में होंगे या कहीं भी होंगे, और ऑपरेट कहाँ से हो रहा है? वो सिंगापुर से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी शिप है और कोई भी एयरक्राफ्ट है वह दुनिया के किसी भी कोने में जा रहा है, लेकिन अगर उसका ऑनर इंडियन है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। चलो ओके, अब ये देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही मुश्किल मुझे लगता है आपको लगेगी चीज़ें पढ़ने में, लेकिन देखो एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। ये सबसे पहली जो पिक्चर है ये यहाँ पे एक मछली पकड़ने वाले जहाज़ की है, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे ये ऑयल रिग है। ऑयल रिग को एक तरीके से हम बोल सकते हैं, देखो समुद्र में से क्या होता है? ऑयल निकाला जाता है, ऑयल या नेचुरल गैसेस निकाली जाती है ना, समुद्र के अंदर, सी के अंदर ड्रिल करके, फिर ऐसे कुछ मशीन का वहाँ पे सेटअप करके, एक तरीके से हम इसको सी माइनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ज़मीन में से कुछ ना कुछ मिनरल्स निकाले जाते हैं ना, कोयला निकाला जा रहा है या कुछ भी पेट्रोलियम या कुछ भी गैसेस ज़मीन में से निकाली जा रही है, उसी तरीके से अगर सी में से आप कोई भी चीज़ ड्रिल करके निकाल रहे हो तो आपको एक ऑयल, तो आप उसे एक ऑयल रिग या नेचुरल गैस रिग बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो तीसरी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी कि ये एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की पिक्चर है। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि सी में या समुद्र में फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर आके एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों पिक्चर्स को मायने में रखना और अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो कोई भी फिशिंग वेसल, कोई भी ऑयल या नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by the resident of a country in international water which have the exclusive right of operations, ठीक है। कोई भी देखो फिशिंग वेसल हो गया, ऑयल या नेचुरल गैस रिग हो गया, फ्लोटिंग वाटर, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गया, और वो इंटरनेशनल वाटर में एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ ऑपरेशन कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ गतिविधि कर रहा है, लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फ़िशिंग पोर्ट है, वो कहाँ ऑपरेट की जा रही है? इंडियन ओशियन में बाय इंडियन फिशरमैन विथ एक्सक्लूसिव राइट, तो इट विल बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको इस मैप में कि अगर आपको यहाँ पर कुछ भी काम करना है, ये इंटरनेशनल वाटर है आपका, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ऑयल रिग बनाना है, आपको यहाँ पे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, या यहाँ पे कोई भारतीय मछुआरा अधिकार के साथ में, परमिशन के साथ में मछली भी पकड़ रहा है, ठीक है, और उसका ऑपरेशन, उसका ऑनर एक इंडियन रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है, तो वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखो वही चीज़ कि चाहे ये फिशिंग वेसल वाली एक्टिविटी हो, ऑयल रिग वाली एक्टिविटी हो, या फिर आपकी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म वाली एक्टिविटी हो, अगर ये यहाँ पर की जा रही है विथ परमिशन बाय द ऑपरेशन ऑफ एन इंडियन रेजिडेंट,
तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी। ओके, इसके अलावा इसका लास्ट पॉइंट है और कौन सी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, तो वो है आपकी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। ठीक है, देखो एम्बेसीज का बेसिकली वर्क होता है वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए। कॉन्सुलेट्स को आप एक तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मान सकते हैं जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है फॉर गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, जैसे आपने कई सारी मूवीज़ में भी इसका एग्जांपल देखा होगा ना कि जो रॉ एजेंट होते हैं या जासूस जो होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं अपने वर्क के लिए विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसी तरीके से मिलिट्री जो कि किसी दूसरी कंट्री में लोकेटेड है तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, इंडियन एम्बेसी अगर रशिया में इस्टेब्लिश है तो वो रशिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी बल्कि वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि ये रशिया की एम्बेसी है, ये इंडिया में इस्टेब्लिश है, तो क्या ये इंडिया का पार्ट मानी जाएगी क्या? नहीं, ये इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी बल्कि ये तो रशिया का ही पार्ट मानी जाएगी। ओके, तो अब उसके बाद में देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होता है। ये देखो, पहला एग्जाम्पल वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि सपोज़ करो ये यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे जापान है, तो जापान के अंदर इंडिया की जो एम्बेसी है वो इंडिया का पार्ट मानी जाएगी, जापान का नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी है तो वो फिर जापान का पार्ट मानी जाएगी, वो इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी। वही चीज़ बोली जा रही है यहाँ पे, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिश ऑफ अ फॉरेन कंट्री। एग्जाम्पल, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, नॉट इंडिया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब देखो अगर भारत के अंदर कोई एक हम मान लो कि WHO का कुछ इंस्टीट्यूशन है या कोई ऑफिस है उनका या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हमारी इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।